नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी नीलू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। ऊपर काला आभास देने वाले भूरे पीताभ रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता, तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। दूसरे शब्दों में, आदेश किसी का नहीं मानता, परंतु सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहता है। लूसी की स्थिति भी स्वच्छंद सहचरी के समान हो गई थी। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह दो पर्वतीय भित्तियों का अंतराल बर्फ से भर जाता था और उससे पगडंडी के अस्तित्व का चिन्ह भी शेष नहीं रहता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा या चादर बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। वंश परंपरा से बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी दिन उसे दिन में कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई और चाय रह गई, कभी आटा याद रहा और आलू भूल गए। लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कोई शिकायत कभी नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। उसकी तत्परता के कारण मंगाने वालों में भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती ही थी। एक दिन किसी अधिक ऊंचाई पर बसे पर्वतीय ग्राम से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। उन दोनों में आकृति की वही भिन्नता थी जो एक तराशी हुई सुडौल मूर्ति और अनगढ़ शिलाखंड में होती है, परंतु दुर्दिन के साथी होने के कारण वे सहचर हो गए। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा अपनी ही जीवन ऊष्मा के बल पर उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। शीत ऋतु में प्रायः लकड़बग्घे ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते हैं और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं। वैसे तो यह हिंसक जीव कुत्ते से कुछ ही बड़ा होता है, परंतु कुत्ता इसका प्रिय खाद्य होने के कारण रक्षणीय स्थिति में आ जाता है। सामान्य कुत्ते तो लकड़बग्घे को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव से हो जाते हैं, अतः उन्हें घसीट ले जाने में उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। असामान्य भूटिये या अल्सेशियन कुत्ते उससे संघर्ष करते हैं अवश्य, परंतु अंत में पराजित ही होते हैं।
4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक दिन संध्या के झुरपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। बर्फ के दिनों में सांझ से ही सघन अंधकार छा जाता है और हवा भी ऐसी बोझिल हो उठती है कि गंध भी वहन नहीं कर पाती। इसी से प्रायः शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और अनायास उसके आहार बन जाते हैं। सवेरे बर्फ पर कई छोटे बड़े पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने घिसटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के बाद ही प्राण दिए होंगे। बर्फ पर रक्त के पनीले धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दवात उलट दी गई हो। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। कुछ दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थीं, अतः मां से अधिक दूध के अभाव में वह शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया। वहां से आने के समय उसे अपने साथ प्रयाग लाना पड़ा। थोड़ा बड़ा होने पर वह अपनी मां के समान विशिष्ट लगा। भूटिए बाप और अल्सेशियन मां के रंग रूप ने उसे जो वर्ण संकरता दी थी, उसके कारण वह ना अल्सेशियन था न भूटिया। रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के सम्मिश्रण से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। शरीर के ऊपर का भाग चौड़ा, पर नीचे का पतले पेट के कारण हल्का और तीव्र गति का सहायक था। उसकी गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल एवं स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। गले का स्वर इतना भारी और गूंजने वाला था कि उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव से स्वामी के आगे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना आदि प्रकृति दत्त स्वान गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य भाव से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो खाना तो दूर की बात है, वह उसकी ओर देखता भी नहीं था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता तो बिना बहुत मनाए वह सामने ही ना आता। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा। उसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता। मुझसे मिलने वालों को प्रायः वह सभी को पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह सदर्प भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूं सुनने के उपरांत ही वह बाहर जाता। कुत्ते ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था।
बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो जाता। यदि किसी काम में व्यस्त होने के कारण मैं उसकी उपस्थिति नहीं जान पाती, तो उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। हिंसक और क्रोधी भूटिए बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन मां से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में किसी ने उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते नहीं देखा था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्यजनक था। उसकी रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा स्वीकृत और निश्चित था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में चाहे बादल गरज रहे हों, चाहे आंधी आ रही हो, उसके गति क्रम में कोई विराम नहीं आता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से वे जो अगुआ थे, वे जंगली बिल्ले द्वारा क्षत विक्षत कर दिए गए। एक के पीछे एक निकलते सभी खरगोशों का यही अंजाम होता, किंतु सौभाग्य से नित्य कर्म में घूमते हुए नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों पर आए संकट को पहचान लिया। उसके कूदकर दूसरी तरफ पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता और इंजेक्शन भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में आहत हो जब मुझे अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसकी सहज चेतना ने किसी अनिष्ट का आभास पा लिया था। जो भी उस संध्या मेरे बंगले पर पहुंचा, वह नीलू की विषादमयी मुद्रा देखकर विस्मित हुए बिना न रहा। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। पट्टियों के खटाटोप में मुझे अच्छी तरह देखने के उपरांत वह मेरे पलंग के नीचे जा बैठा। 2-3 घंटे बाद बहुत समझाने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। कुत्तों में वह केवल कजली के सामीप्य से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल एक दूसरे से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। परिणामतः नीलू बेचारा एकाकी ही रहा। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित थी। कुत्ते की मौत मरना कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके, तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम में होगी। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी भी अवश्य पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।